हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। एंड दोस्तों, डर को दूर भगाना है तो आपको खूब सारा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के भरोसे ही आप अपने गोल के धीरे धीरे करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, कई बार इस पथ पर आपको सेटबैक्स या आप उसको टेम्पररी फेलियर, डिफीट जो भी कहें वो कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने वो मूवी देखी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है, यू हैव गॉट अ ड्रीम, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, यू हैव गॉट टू प्रोटेक्ट इट। यानी सपने आपने देखे हैं तो उस सपनों को, उन सपनों का हिफाजत से रखना, उनका ध्यान रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, अपने सपनों को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं और आज से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारा आज का चैप्टर है इकोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए, ताकि रेलेवेंट कंटेंट्स आपको डायरेक्टली पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मैकेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। यानी दोस्तों, आपको ये बताना है कि प्लांट के कौन कौन से जो मैकेनिज्म्स हैं उनको लाइट प्रभावित करता है। तो पहला है क्लोरोफिल प्रोडक्शन। तो यस दोस्तों, जो क्लोरोफिल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम ट्रीज में आपके लाइट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। मैक्सिमम ट्रीज में क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द लाइट। देखिए, मैक्सिमम, नॉट ऑल। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय लाइट। दूसरा है दोस्तों वेजिटेटिव डेवलपमेंट। वेजिटेटिव का मतलब सिंपल समझिए, एक प्लांट का जितना भी पार्ट है वो सब उसका वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो भी लाइट के द्वारा प्रभावित होता है। यस। इफेक्ट ऑन ट्रांसपीरेशन रेट। दोस्तों, ट्रांसपीरेशन होता है बेसिकली पत्तों से या फिर टहनियों से जो लॉस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ वाटर जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यस दोस्तों, इसके लिए भी आपका एक तरीके से हीट और लाइट दोनों इसमें अपना रोल प्ले करती है। फिर दोस्तों स्टोमेटल मूवमेंट्स, ये जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना, इसके लिए भी स्टोमेटा, आपको पता है कि लीफ में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, हालांकि हरी हरी टहनियों में भी, ब्रांचेज में भी ये स्टोमेटाज होते हैं। ठीक है, तो इन स्टोमेटल मूवमेंट भी दोस्तों लाइट के द्वारा ही प्रभावित होता है। आपने एक फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शन सुने होंगे, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट और लाइट रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इन दोनों के लिए दोस्तों स्टोमेटा के पोर्स की अलग अलग टाइप की ओपनिंग होती है। तो यस दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं लाइट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। और दोस्तों फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स जैसे कहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर बहुत कम प्लांट पाए जाते हैं। और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो एरिया लाइट जहाँ पर ज़्यादा रिसीव होती होगी, और अगर वहाँ पर दूसरे भी रिसोर्सेस हैं जैसे कि वाटर, प्रॉपर सॉइल वगैरह, तो वहाँ पर ठीक ठाक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट मिलेगा। बट वही दूसरा एरिया जहाँ पर बाकी सारे रिसोर्सेज तो सेम अमाउंट में पाए जाते हो, यानी वाटर उतना ही हो, बाकी आपका सॉइल वैसा ही हो, अच्छा ही हो, लेकिन वहाँ लाइट अच्छे से नहीं आती हो, तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ऑल दीज आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द पिरामिड ऑफ एनर्जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों एनर्जी पिरामिड, देखिए 3 टाइप के पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो इसमें दोस्तों जो है पिरामिड ऑफ नंबर आपका इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी आपका इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ओनली इरेक्ट होती है, सीधी ही होती है। ठीक है,
मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको ये चैप्टर अटेम्प्ट करने से पहले इन्वायरमेंट पढ़ करके तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपका नॉलेज गैप को मैं जरूर फिल कर सकता हूँ, बट मैं ये सारा पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बट इट इज़ नॉट लाइक आई विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग हॉलिस्टिकली हियर। तो खैर इसके बारे में देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में देखिए कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिक पिरामिड एंड इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, पिरामिड ऑफ एनर्जी को ट्रॉपिक पिरामिड भी बोलते हैं और ये हमेशा अपराइट होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल इफिशियंसी कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ इटसेल्फ। इकोलॉजिकल इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, इनपुट वर्सेस आउटपुट, यही तो है ना, किसी भी टाइप की इफिशियंसी का यही मतलब हुआ बेसिकली, सॉरी आउटपुट वर्सेस इनपुट, ठीक है। तो इस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। और इकोलॉजिकल इफिशियंसी का मतलब क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी एंटर की और आगे कितनी एनर्जी पास हुई। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रॉपिक लेवल पर अगर 100 जूल एनर्जी एंटर की तो इसके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी पास होती है वो 10% रूल के तहत 10 जूल एनर्जी पास होती है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया हमारा इकोलॉजिकल इफिशियंसी हो गया लगभग 10%। तो ये 10% इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहाँ से आती है, इस पिरामिड ऑफ एनर्जी से ही आती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखिए, शॉर्टर द फूड चेन मोर विल बी फूड एनर्जी अवेलेबल। बिल्कुल, अब आप सोचिए कि ये है फर्स्ट लेवल, ये है सेकेंड लेवल, ये है थर्ड लेवल, ये है फोर्थ लेवल। अब यहाँ से 100 जूल एनर्जी स्टार्ट की है तो 10% रूल के तहत यहाँ पर 10 जूल जाएगी, यहाँ पर 1 जूल जाएगी और यहाँ पर 0.1 जूल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये जितना छोटा आपका फूड चेन होगा, सिर्फ ये 2 ही लेवल होंगे अगर, ठीक है। तो इस लेवल पर कितना एनर्जी अवेलेबल होगा, 10, इस लेवल पर 10 जूल एनर्जी अवेलेबल होगा। लेकिन हम लोग जैसे जैसे इसमें फूड चेन को लंबा करते जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी और कम होता जाएगा। 10 जूल से और कम होकर के एनर्जी कितना हो गया, 1 जूल, 1 जूल से और कम होकर के कितना हो गया, 0.1 जूल, लाइक दैट। तो शॉर्टर द फूड चेन मोर विल बी फूड एनर्जी अवेलेबल। यस, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं दोस्तों, जैसे बर्जमैन्स रूल, एलेंस रूल, रेंस रूल्स, जॉर्डन्स रूल्स एंड ग्लॉगर्स रूल्स। तो ये सारे इकोलॉजी से रिलेटेड रूल्स हैं। इसमें से बर्जमैन्स रूल का देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, या बर्जमैन्स रूल कहता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट वगैरह में जो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे एक तो आपका हो गया मेन बॉडी, उसके अलावा हो गया आपका जैसे कान या पूंछ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स ये एकदम नेग्लिजिबल होंगे, ये तो ना के बराबर होंगे, ठीक है। तो यही कहता है बर्जमैन्स रूल, ठीक है। कहता है कि बॉडी साइज विथ रिस्पेक्ट टू वार्म कोल्ड वेदर कंडीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली बर्जमैन्स रूल इसी के बारे में बात करता है दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए एलेंस रूल, एलेंस रूल भी दोस्तों इसी के बारे में बात करता है। एलेंस रूल बात करता है कोल्ड और वार्म क्लाइमेट में, कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट में ये बात करता है बॉडी सरफेस एरिया और बॉडी के वॉल्यूम का, मतलब किसी एनिमल के सरफेस एरिया प्लस उसके एनिमल के वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसके बारे में बात करता है आपका एलेंस रूल, ठीक है। फिर देखिए दूसरा भी यानी कि करेक्ट है। तीसरा देखिए रेंस रूल दोस्तों, तो रेंस रूल बेसिकली बात करता है आपका, देखिए रेंस रूल ये बात करता है कि जैसे जैसे एक स्पीसीज का ओवरऑल साइज इंक्रीज होगा, स्पीसीज का ओवरऑल साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेल का भी साइज इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल, विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल, ठीक है। जैसे जैसे ओवरऑल स्पीसीज का एवरेज साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेल का भी साइज इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल। तो यही है दोस्तों रेंस रूल। तो ये सेक्सुअल साइज डाइमॉर्फिज्म की ही बात करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्टली मैच है। फोर्थ देखिए जॉर्डन्स रूल, तो ये बात करता है दोस्तों ठीक है। देखिए जॉर्डन्स रूल क्या बात करता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में जो फिशेस होती हैं, कोल्ड क्लाइमेट में जो फिशेस होती हैं
उनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बड़ा होता है। वर्टिब्रल कॉलम आप समझ लीजिए जैसे आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो एक टाइप का वर्टिब्रल कॉलम हो गया। इसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारा वर्टिब्रे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके अगर बैक बोन का कभी इशू आएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको L1 L2 ये सब, यहाँ पर L1 L2 L3 ऐसे होता है, फिर इधर C1 C2 C3 इस तरह से होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका वर्टिब्रे। तो कोल्ड क्लाइमेट में जो फिशेस होती हैं सेम स्पीसीज की, उनका जो वर्टिब्रे होता है वो लंबा होता है, वर्टिब्रे उनका लंबा होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसी की बात कर रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फिशेस। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो, ये फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। फिर दोस्तों ग्लॉगर्स इफेक्ट क्या बात कर, ग्लॉगर्स रूल्स क्या बात करता है, पिगमेंटेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। बिल्कुल, ग्लॉगर्स रूल्स ये बोलता है दोस्तों कि जो आपके थोड़े से ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ह्यूमिड वर्सेस ड्राई। तो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में क्या होगा कि जो भी एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, वो ज़्यादा पिगमेंटेड रहेंगे, मतलब थोड़े डार्क टाइप के रहेंगे, ठीक है। और आपका जो थोड़ा एरिड टाइप का, ड्राई टाइप का इन्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों का, वहाँ के एनिमल्स का, बर्ड्स का कलर जो होगा वो थोड़ा लाइट कलर का होगा, ठीक है। तो ये है आपका ग्लॉगर्स रूल। इसको आप एक बारी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। थर्ड में हालांकि सारे के सारे करेक्टली मैच हैं, तो 1 का A, 2 B का 2, C का 3, D का 4, E का 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हालांकि ये डिफिकल्ट है रिमेंबर करना। आप जैसे एक काम करें कि एक आधा को पहले याद कर लीजिए, ग्लॉगर्स रूल की बात कर लीजिए, फिर जॉर्डन्स रूल समझ लीजिए। जॉर्डन्स रूल क्या करता है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फिशेस, ठीक है। फिर रेंस रूल की बात कर लीजिए कि जैसे जैसे स्पीसीज का साइज बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे मेल का साइज बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल, ठीक है। फिर एलेंस रूल फिर से एक बार पढ़िए कि बॉडी सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम, इसकी बात करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो थर्ड का A इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, एक सेल के अंदर जो फ्लूइड होती है बेसिकली उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फिर कहाँ जाएंगे, सेल पर जाएंगे, ठीक है। सेल तो सबसे पहले हो गया नंबर 5, ठीक है। सेल से क्या बनेगा दोस्तों, कोशिकाएं बनेगी, ठीक है। सेल से जाएंगे हम लोग टिश्यूज पर। तो 5th के बाद हो गया आपका 2, ठीक है। टिश्यूज से देखिए, टिश्यूज से हम लोग वैसे तो ऑर्गन पर जाएंगे, तो ऑर्गन यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑर्गन से बाद जाएंगे हम लोग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। तो 2 के बाद आपका मिलेगा ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज के बाद मिलेगा ऑर्गेनिज्म, यानी कि 2 के बाद मिला 1। ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा दोस्तों, एक ऑर्गेनिज्म को जोड़ते चले जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा फिर पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के जो होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 5 2 1 3 3, ठीक है। तो ये हो गया 5 2 1 3, ये सब हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों पॉपुलेशन से क्या बनेगा, जब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा होगी तो उसको बोलेंगे कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज। फिर कम्युनिटीज से दोस्तों बनेगा आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जिसको हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है। यानी कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। और बहुत सारे इकोसिस्टम, इनफैक्ट सारे ही इकोसिस्टम्स, एक टाइप के सारे इकोसिस्टम्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे दोस्तों बायोम्स। एक टाइप के सारे इकोसिस्टम्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोम, ठीक है। और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर, यानी कि इंटायर आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सबको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो 3 5 2 1 3 6 4 और 7, 5 2 1 3 6 4 7, ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें से दोस्तों हर एक का आपको जो है ना डेफिनेशन 2 3 3 बार पढ़ लेना चाहिए, ऑर्गेनिजम्स का, टिश्यूज का, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, सेल, कम्युनिटीज, बायोम, सभी का, ठीक है। देखिए सेल तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। टिश्यूज जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर। ऑर्गेनिज्म क्या है, रेफर्स टू लिविंग थिंग दैट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, ग्रो, अडेप्ट, मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ग्रुप, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ग्रुप और स्पीसीज who live in a particular geographical area and are capable of interbreeding। पॉपुलेशन के लिए जरूरी है, इंटरब्रीडिंग के जो होनी जरूरी है दोस्तों। फिर देखिए इंटरब्रीडिंग का क्या मतलब, लोग आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें,
ठीक है, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, तभी तो पता चलेगा ना लोगों को सेम स्पीसीज के हैं कि नहीं है। ठीक है, फिर देखिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ये सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड बाय एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, इधर ऑर्गेनिज्म और इधर हो गया ऑर्गेनिजम्स वगैरह, क्या हो गया आपके बायोटिक फैक्टर्स BF, और फिर हो गया आपका जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जिसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। तो और ये आपका बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में आपका एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी होते रहना चाहिए। तो ये हो गया इकोसिस्टम। और बायोम हो गया दोस्तों एक ही टाइप के इकोसिस्टम का कलेक्शन, एक ही टाइप के इकोसिस्टम का कलेक्शन, वो हो गया आपका बायोम। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू आर वर्सेस के प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आर वर्सेस के क्या होता है दोस्तों? सिंपल से मैं आप बात बताता हूँ। दो टाइप के एनिमल्स हैं। ठीक है, एक एनिमल्स वो कि जो कि रिप्रोड्यूस तो कम ही करेंगे पर उनका ध्यान अच्छे से रखेंगे ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं यानी आने वाले उनकी जो आद औलाद है, ठीक है, उनके सर्वाइवल के चांसेस अधिक रहें। ठीक है, इनको बोलते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट, इनको बोलते हैं के स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरे वो हैं कि वो क्या करेंगे, उनको पता है कि जिस टाइप के इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं वहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो क्यों ना खूब सारा रिप्रोडक्शन कर दिया जाए। ठीक है, खूब सारा रिप्रोडक्शन कर दिया जाए और उनका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कि भगवान ने चाहा तो बच जाएंगे। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें अगर उनके अकॉर्डिंग चली तो दे विल बी दे विल बी सेव्ड। तो आर स्ट्रेटजिस्ट क्या करते हैं? खूब सारा रिप्रोड्यूस करते हैं पर पेरेंटल केयर नहीं करते हैं, अपने बच्चों की केयर वो लोग नहीं करते हैं, बचना हुआ तो बच गए। के स्ट्रेटजिस्ट क्या करते हैं? कम ही बच्चे पैदा करते हैं बट वो उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो देखिए आर स्ट्रेटजिस्ट स्पीसीज रिप्रोड्यूस रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशंस एंड ऑल्सो ऑफर हाइयर पेरेंटल केयर। नो दोस्तों, आर स्ट्रेटजिस्ट में रिप्रोड्यूस तो बहुत करते हैं बट पेरेंटल केयर नहीं करते हैं, पहला गलत है। दूसरा देखिए के स्ट्रेटजीज स्पीसीज focus on reproducing few healthy complex offspring that can receive ample care so that they go on to survive till adulthood। ये बिल्कुल सही है, के स्ट्रेटजिस्ट कम पैदा करते हैं बट उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन 6 देखते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन। तो रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन क्या होता है दोस्तों? कि जब कोई एनिमल या कोई भी स्पीसीज समझ लीजिए, जब कोई भी स्पीसीज आपकी एक यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करती है, ठीक है, एक यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करती है एक इकोलॉजी में, ठीक है, और उसको एक खास टाइप के रिसोर्सेस ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एक उसके यूनिक फंक्शनल रोल और उसके खास टाइप के पोजीशन को, इकोलॉजिकल पोजीशन को ही हम लोग बोलते हैं नीश, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग नीश। और हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो अपने नीश इन्वायरमेंट में रहे। ठीक है, अपने नीश में उसको जगह मिले। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होती है कि दो स्पीसीज आराम से को एग्जिस्ट कर सकते हैं, S1 और S2, अगर इनका जो नीश है N1 और N2, उनका दोनों का नीश जो है अलग अलग हो। लेकिन अगर इन दोनों का नीश कॉमन हुआ तो क्या होगा, इनके जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, वो टकराएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि दोनों स्पीसीज एक साथ इकट्ठे फिर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को बोला जाता है रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन। तो टू स्पीसीज दैट पोजेस द सेम इकोलॉजिकल नीश कैन नॉट लिव टुगेदर इन द सेम इकोसिस्टम। तो सर यही है आपका रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन दोस्तों। तो सिक्स्थ का ए इज द राइट आंसर। बाकी 2 को पढ़िए। ईच स्पीसीज हैविंग इट्स ओन वाइटल प्रेफरेंस कैन डेवलप वेरी वेल विद इन इट्स एडेप्टिव पोटेंशियलिटीज विदाउट एनी कॉम्पिटिशंस। बिल्कुल पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, ये जो है क्या कह रहा है, ईच स्पीसीज हैविंग इट्स ओन वाइटल प्रेफरेंसेस कैन डेवलप वेरी वेल विद इन इट्स एडेप्टिव पोटेंशियलिटीज विदाउट एनी कॉम्पिटिशंस। तो दोस्तों ये कह रहा है कि अगर आपके नीश में, जो आपका नीश है,
ठीक है, मान लीजिए आपको पेड़ के ऊपर रहना पसंद है, ज़्यादा सनलाइट चाहिए आपको, थोड़ा सा रेनफॉल चाहिए, और वैसा ही एरिया आपको मिल गया, यानी और प्लस वहाँ पर कोई भी कंपटीशन भी नहीं है, यानी आपके साथ सेम रिसोर्सेज को शेयर करने वाला दूसरा कोई स्पीसीज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो वेरी वेल हैविंग इट्स ओन वाइटल प्रेफरेंसेस कैन डेवलप वेरी वेल, बहुत अच्छे से वो स्पीसीज क्या करेगा, डेवलप कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्री कॉम्पिटिटिव नीश, यानी कि ऐसा नीश जहाँ पर कि कोई भी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन से पहले जो भी स्पीसीज रहेगा अपने नीश में बहुत अच्छे से डेवलप कर सकेगा। ठीक है, ये इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्री कॉम्पिटिटिव नीश या फिर फंडामेंटल नीश, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नीश या फिर प्री कॉम्पिटिटिव नीश। दूसरा देखिए, स्पेसीज दैट डू नॉट एक्सप्रेस इट्स इंटायर जेनेटिक पोटेंशियल, इट डेवलप्स ओनली एज ए पार्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल। ऐसा तब होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कोई स्पेसीज अपने पूरे पोटेंशियल के बराबर परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने पोटेंशियल से जितनी उसकी क्षमता होती है उससे कम ही परफॉर्म कर पाता है। ऐसा तब होता है जबकि उसके नीश को, उसका जो नीश है वो किसी और से शेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रियलाइज्ड नीश, क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड नीश, या फिर पोस्ट कंपटीशन नीश, पोस्ट कंपटीशन नीश। ठीक है, यानी कंपटीशन आ गया तो बेसिकली वो क्या करेगा, अब अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बी और सी को आप ध्यान रखिएगा, क्या है फंडामेंटल नीश और क्या है रियलाइज्ड नीश। ठीक है, और रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन क्या है कि दो स्पीसीज जो कि सेम नीश शेयर कर रहे हैं वो दोनों सेम इकोसिस्टम में नहीं रह सकते इकट्ठे। क्वेश्चन 7 देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्कैडियन रिदम इज आर करेक्ट। तो दोस्तों ये दो टाइप के रिदम होते हैं, ये समझिए, एक है सर्कुलर रिदम और एक है सर्कैडियन रिदम। ये दोनों प्रभावित होता है आपके लाइट से। जैसे देखिए, कहा जाता है कि रात में सोना चाहिए, सुबह जग जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी का जो सर्कुलर रिदम है वो आपके बॉडी को ज़्यादातर सुलाने की कोशिश करेगा यही रात में ही। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लाइट ऑन करके मोबाइल देखते हुए ऐसे कुछ कुछ करते हुए अपने सर्कुलर रिदम को ख़राब कर देते हैं। और तो सर्कुलर रिदम तो होता है डेली बेसिस का, डेली बेसिस का आपका बॉडी का जो फंक्शंस और इफिशियंसी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं सर्कुलर रिदम। और पूरे साल में जो आपके बॉडी में जो चेंजेज आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेज इन लाइट, आपको पता है कि एक मौसम में ज़्यादा लाइट मिलता है, एक मौसम में कम लाइट मिलता है, तो इस कारण से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। तो देखिए, इट इज ए रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नो, इट इज नॉट ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इट इज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ड्यू टू लाइट ओनली, बस लाइट के कारण है ये, पूरे इन्वायरमेंटल फैक्टर से इसका लेना देना नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन बर्ड्स एंड मैमल्स एंड इज वाइटल पार्ट ऑफ देयर सर्वाइवल। ऐसा नहीं है दोस्तों, इट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, प्लैंक्टन्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सब पर ये देखने को मिलता है, मैमल्स में भी देखने के लिए मिलता है, इंसानों में भी देखने के लिए मिलता है बेसिकली। तो 7th का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप समझ लीजिएगा, ये सर्कुलर रिदम और सर्कैडियन रिदम क्या है। पहली बात तो दोनों लाइट से प्रभावित होता है, सर्कुलर रिदम डेली बेसिस का प्रभाव है और सर्कैडियन रिदम एक जो इम्पैक्ट पड़ा आपका ओवर द ईयर। ये देखिए दोस्तों, हम लोग मिड नाइट यानी 12 बजे से कुछ देर पहले हम लोग को नींद आना शुरू होता है, फिर मेलाटोनिन सेक्रेशन होता है। ठीक है, फिर 2 से 3 बजे के आसपास हम लोग डीप स्लीप की अवस्था में होते हैं। ठीक है, वही 4 बजे के आसपास, 4 बजे से थोड़ा पहले हमारा बॉडी एकदम लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर में होता है। फिर आपका 6 बजे के आसपास कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जगना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, दिक्कत तब होती है जब 6 बजे जगना शुरू करने के बाद 6 बजे हम लोग सोने जाते हैं, फिर आपका बॉडी फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हो जाता है। ठीक है, नेचर के विपरीत। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो दोस्तों जो भी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, उसमें है आपका स्पीसीज कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो यस, स्पीसीज कॉम्पोजिशन एक आपका स्ट्रक्चरल फीचर, स्ट्रक्चरल फैक्टर है इकोसिस्टम का, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? अब जैसे एक जंगल में बहुत डेंस जंगल है, तो सबसे पहले ऊपर होगी बड़ी कैनोपी, यानी बहुत बड़े बड़े ट्री, पेन्यान ट्री वगैरह। उसके नीचे फिर कोई दूसरा ट्री होगा, उसके नीचे कुछ श्रब्स होंगे, उसके नीचे ग्रासेस होंगे। तो ये क्या हो गया? आपका स्ट्रैटिफिकेशन है, ये स्ट्रैटिफिकेशन है। तो आपको डेंस स्ट्रैटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? ये आपका रेन फॉरेस्ट वगैरह में। और वही डेजर्ट वगैरह में क्या होता है? एकदम कोई भी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है। अगर कोई एक पेड़ गलती से आ गया तो उसमें क्या ही स्ट्रैटिफिकेशन है? स्ट्रैटिफिकेशन तब होगा जब एक ही जगह पर बहुत सारा वनस्पति वेजिटेशन जो है उगने का प्रयास करा, क्योंकि रिसोर्सेज का अभाव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सनलाइट पूरा भरपूर है, पानी पूरा भरपूर है, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी खूब मिल रहे हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ की सॉयल दोस्तों, तो याद रखिएगा, रेन फॉरेस्ट की सॉयल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वहाँ बहुत तेज होते रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं है, ठीक है। तो पहला तो है स्ट्रक्चरल फैक्टर, स्ट्रैटिफिकेशन भी स्ट्रक्चरल फैक्टर है। फिर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर भी आपका क्या है? स्ट्रक्चरल फैक्टर है। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। जो सबसे पहले बेस होता है दोस्तों, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट। उसके बाद होता है जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, वो होता है आपका किसका? हर्बीवोर्स का, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद से जितने भी ये होते हैं, तो ये हो गया आपका आपका कार्निवोर, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? कार्निवोर। इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? कार्निवोर। तो ये ट्रॉपिक स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फैक्टर का पार्ट है इकोसिस्टम का। फिर देखिए स्टैंडिंग स्टेट क्या है, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं किसको? पहले वो समझ लिया, पहला दूसरा तीसरा तो है। स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं दोस्तों जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल और वाटर में। स्टैंडिंग स्टेट मन में बोलिए कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। तो यस, स्टैंडिंग स्टेट भी आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर का पार्ट है। फिर स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलते हैं? तो स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं दोस्तों पूरा कंप्लीट अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ जो बायोमास है एक इकोसिस्टम में, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फैक्टर का पार्ट है इकोसिस्टम का। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर में ये 5 ही चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। स्पेसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। तो 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डायापाउच कैन बी डिफाइंड एज। डायापाउच क्या होता है? तो देखिए डायापाउच होता है दोस्तों जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो जो स्पीसीज होती हैं या ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, वो अपने बहुत सारे डेवलपमेंट फंक्शंस को सस्पेंड कर देती हैं। बस किसी तरीके से जान बच जाए उस टाइम ये फोकस रहता है, ठीक है। ये नहीं कि रिप्रोडक्शन भी करें, ग्रोथ भी करें, वो सब नहीं, बस किस तरह से जिंदा बच जाए ये फोकस रहता है। तो डायापॉज कैन बी डिफाइंड एज ए पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसका राइट आंसर तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। बाकी सारे को देखिए। पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेंडिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए ईयर इन अ डोरमेंट स्टेज। देखिए दोस्तों एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर को में डोरमेंट हो जाता है, यानी अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत कम कर देता है। अगर ये काम हो रहा है आपका विंटर में, अगर ये काम हो रहा है आपका विंटर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइबरनेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। सेम चीज़ अगर समर्स में हो रहा है, समर्स में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, ठीक है। हाइबरनेशन आपको पता है कि आप खुद एग्जांपल दीजिए एस्टिवेशन का और हाइबरनेशन का, ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों का एग्जांपल दीजिए। तो पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेंडिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर इन अ डोरमेंट स्टेज, तो ये हो गया बेसिकली हाइबरनेशन ही इसको बोल दीजिए, ठीक है। फिर देखिए प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग ए हॉट और ड्राई पीरियड। तो हॉट और ड्राई पीरियड में अगर डोरमेंसी शो करेगा तो उसको एस्टिवेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए पीरियड ऑफ ए नॉन एक्टिविटी ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए दोस्तों एक सेल क्या करता है? ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, फिर ये डिवीजन करता है, फिर ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर डिवीजन करेगा। तो एक बार डिवीजन किया और फिर अगला बार डिवीजन किया, इसके बीच में वो ग्रोथ करता है, ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेज बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। ये जो बोला ना पीरियड ऑफ नॉन एक्टिविटी ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म। इस फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये नॉन एक्टिविटी का फेज नहीं है, पुराने टाइम में ऐसे मानते थे कि नॉन एक्टिविटी है, लेकिन दोस्तों सेल डिवीजन के पहले भी सेल को बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ नहीं माना जाता है कि ये नॉन एक्टिविटी का फेज है, बट आपको ऐसे ध्यान में रखिए कि दो सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं लोग इंटरफेज, उसको बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। तो दिस इज इंटरफेज, पीरियड ऑफ नॉन एक्टिविटी ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज इंटरफेज है। डायापॉज, इसको पढ़ लीजिए, ये पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एन अनफेवरेबल कंडीशन। दोस्तों हर एक टाइप के जो टर्म्स है ना, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज, ठीक है, इंटरफेज, सबसे आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 10 देखते हैं दोस्तों। विथ रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी द टर्म रिसोर्स पार्टीशनिंग मीन्स। देखिए दोस्तों, रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब सिंपल है कि अगर सेम ही रिसोर्स को दो ऑर्गेनिज्म सेम ही रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको शेयर कर लेते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो इसका स्टेटमेंट 1 पढ़िए। डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स बाय स्पेसीज टू हेल्प अवॉइड कंपटीशन। बिल्कुल दोस्तों, रिसोर्स पार्टीशनिंग का यही डेफिनेशन है, ठीक है, कि ए ही इसका राइट आंसर है। रिसोर्स पार्टीशनिंग मीन्स डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पीसीज टू अवॉइड कंपटीशन। आपस में कंपटीशन करेंगे तो दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा, उससे अच्छा लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है रिसोर्स पार्टीशनिंग। वैसे बाकी स्टेटमेंट्स को भी पढ़िए। इमिग्रेशन इन मेंटेनिंग द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन दैट वुड अदरवाइज गो एक्सटिंक्ट। देखिए दोस्तों, पहला तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेस्क्यू इफेक्ट। मतलब क्या है, मान लीजिए आइलैंड है, ये कनेक्टेड है भाई मेनलैंड, ये आइलैंड है, ये मेनलैंड है, और हर साल यहाँ की 10% पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जा रही है। तो देखते देखते तो क्या होगा, 10 से 15 साल में ये पूरा आइलैंड में एक पर्टिकुलर स्पेसीज खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मेन लैंड से भी कनेक्टेड है। जैसे अब मेन लैंड में क्या है, सेम स्पेसीज आराम से ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ संख्या पूरी बढ़ रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए कुछ जनसंख्या हर बार इस आइलैंड पे मूव कर जा रही है। यहाँ पर जो जनसंख्या गायब हो रही है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की, उसकी भरपाई हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेन लैंड से ये कनेक्टेड है और वहाँ से कुछ पॉपुलेशन सेम स्पीसीज की यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेस्क्यू इफेक्ट। अब सोचिए कि जो आइलैंड मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं होगा वहाँ पर रेस्क्यू इफेक्ट सही से काम नहीं करेगा, और जो आइलैंड मेनलैंड से कनेक्टेड होगा वहाँ पर रेस्क्यू इफेक्ट अच्छे से काम करेगा। तो यही है दोस्तों, इमिग्रेशन इन मेंटेनिंग द परसिस्टेंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन दैट वुड अदरवाइज गो एक्सटिंक्ट। तो दिस इज कॉल्ड रेस्क्यू इफेक्ट। फिर तीसरा देखिए, व्हेन बोथ स्पीसीज सुपरफिशियली रिजेंबल ईच अदर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मुलेरियन मिमिक्री। अगर दो स्पीसीज एक दूसरे को सुपरफिशियली क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्पीसीज जैसे एक है बटरफ्लाई, ठीक है, तो वो एक खास टाइप के डेंजर को देख करके अपना कलर ब्राइट कर लेती है। तो दूसरा बटरफ्लाई भी क्या कर ले रही है, सेम टाइप का डेंजर, हालांकि वो डिफरेंट एक ही है, स्पीसीज की है, फिर भी क्या कर रही है, सेम डेंजर को देख करके अपने कलर को अपने कलर को ब्राइट कर ले रही है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मुलेरियन मिमिक्री। तो व्हेन बोथ स्पीसीज सुपरफिशियली रिजेंबल ईच अदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मुलेरियन मिमिक्री, ठीक है। डी देखिए, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन अंडर कंडीशंस ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यानी कि दोस्तों जब पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एक स्पीसीज का कम होता है तो ओवरऑल उसका ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एली इफेक्ट। ठीक है, एली इफेक्ट बोलिए, फिर इसको पढ़िए, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन अंडर कंडीशंस ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, एली इफेक्ट। फिर पढ़िए डिक्लाइन इन प्रोडक्शन अंडर कंडीशंस ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसे कर करके दिमाग में सेट करिए दोस्तों। तो 10th का ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन 11th देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मैनग्रूव्स consider the following statements. Mangrove forest usually grow only at tropical and subtropical latitudes near equator। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि ये ओनली वगैरह से लोग काट देते हैं ना, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैनग्रूव फॉरेस्ट यूजुअली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के आसपास ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये ग्रो कहाँ करते हैं दोस्तों, जहाँ पर लैंड
ओशियन से मिल रहा होता है, लैंड ओशियन से जहाँ पर मिल रहा होता है, इस वाले एकदम क्रूशियल जगह में क्या होता है आपका, मैनग्रोव्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, मैनग्रोव्स आर फाउंड इन इंडिया ओनली अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू डेल्टा फॉर्मेशन बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इंडिया में मैनग्रोव्स ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट पर पाए जाते हैं। ठीक है, आप अलग अलग जो इंडिया के मैनग्रोव्स हैं उनका नाम लिखिए। ठीक है, इन द कमेंट इफ़ यू वांट, नहीं चाहते तो मत लिखिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। मैनग्रोव्स इंडिया में ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट पर पाए जाते हैं। 11th का ए वन ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए मैनग्रोव्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें देख लीजिए कि ये तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के पास ही ये ग्रो करता है। फिर इसके पास ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। ब्रीदिंग रूट्स देखिए, ये पौधा एक तो जड़ यहाँ पर है, इसका नीचे पानी है, जड़ से ही कुछ निकल जाता है ऐसे, और ये बाहर आकर के हवा ऐसे सांस लेता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स या फिर न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, फिर देखिए ये स्पीसीज दोस्तों सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, क्योंकि देखिए समुद्र के किनारे ही ये उग रही है, तो समुद्र के पानी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट टॉलरेंट होना भी इनका जरूरी है। फिर द मैंग्रोव मड इज एनारोबिक, ऑक्सीजन पुअर। ठीक है, ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में भी ये उग जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और चलिए क्वेश्चन 12 देखिए दोस्तों, with reference to various steps involved in the process of decomposition consider the following statements। तो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड दोस्तों डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो डिकम्पोजिशन क्या है दोस्तों, कि जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर उसका एक्सक्रीटा है, या जब वो डेड हो, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए या फिर उसके एक्सक्रीटा वगैरह जो है, ठीक है, तो ये इनकी रिसाइकलिंग के लिए जरूरी है डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो उसको डेड मटेरियल को तोड़ा जाता है, विच इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले तोड़ा जाता है, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फिर दोस्तों इस फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, कुछ जो इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल कंटेंट है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लीचिंग, उसको बोलते हैं लीचिंग। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक अवे होते हैं, उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, यानी बस फिजिकली वो उनको तोड़ा जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, जो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका लीचिंग। ठीक है, लीचिंग के बाद क्या होता है दोस्तों, अब इवन जो कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिसको बोला जाता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म। ठीक है दोस्तों, कैटाबोलिज्म के बाद होता है दोस्तों ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमस बनता है। ठीक है, ये डार्क ब्राउन कलर का ये है सब्सटेंस है। ठीक है, ह्यूमस। और ह्यूमस बहुत इजीली डिकम्पोज नहीं होता दोस्तों, हालांकि ह्यूमस के बाद भी एक लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन के थ्रू क्या होता है दोस्तों, ह्यूमस में भी जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वो टूटता है और ताकि प्लांट वगैरह उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो यही स्टेप बाय स्टेप है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। चलिए पढ़िए, विथ रेफरेंस टू वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू फर्दर केमिकल एक्शन। बिल्कुल, ह्यूमस से दोस्तों आगे जो है ना फर्दर केमिकल एक्शन आसान नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज स्टेट है, तो यहाँ से फर्दर डिकम्पोजिशन इज नॉट ईजी। तो पहला स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, मिनरलाइजेशन इज एन एसेंशियल प्री रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमिफिकेशन टू अकर। देखिए मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन के बाद हो रहा है, तो ह्यूमिफिकेशन इज ए प्री रिक्वायरमेंट फॉर मिनरलाइजेशन, ना कि उसका उल्टा। मिनरलाइजेशन क्या हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन के बाद हो रहा है। पहले हो रहा है फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन के लिए ह्यूमिफिकेशन नेसेसरी है, ना कि ह्यूमिफिकेशन के लिए मिनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म। ठीक है,
तो दूसरा इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, कैटाबोलिज्म इज द लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, ये भी गलत है। कैटाबोलिज्म तो क्या है, थर्ड स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है, मिनरलाइजेशन है। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आई क्वेश्चन 13th देखिए, विथ रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल पिरामिड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड दोस्तों स्टेटमेंट्स देखिए, द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय द फूड प्रोड्यूसर्स व्हाइल टिप इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्निवोर्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहले क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जैसे प्लांट्स वगैरह। उसके बाद होंगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। इसके बाद से कार्निवोर्स का चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर कार्निवोर्स को दूसरे कार्निवोर्स भी खाते हैं, तो इस तरह से ये जो है आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 4 या मैक्सिमम 5 आपके लेबल होते हैं। ठीक है, तो खैर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय फूड प्रोड्यूसर्स और टिप इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्निवोर्स। ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, द नंबर बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली इंक्रीज विथ ईच स्टेप ट्रॉपिक लेवल ऑफ द पिरामिड। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप के आपके पिरामिड्स होते हैं। जैसे पहला तो चलिए करेक्ट है। दूसरा देखिए, जैसे नंबर में भी आपको पता है कि नंबर नॉर्मली जो अपराइट पिरामिड है उसमें नंबर धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। हालांकि इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है जिसमें नंबर धीरे धीरे बढ़े, बट ये क्या बोल रहा है, नंबर्स बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी सिर्फ ये बोला सिर्फ इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज की कोई बात ही नहीं करता है विथ ईच स्टेप ट्रॉपिक लेवल। लेकिन डिक्रीज भी कर सकता है नंबर। उसी तरह से बायोमास में दोस्तों, बायोमास में भी आपका इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों टाइप का पिरामिड हो सकता है। ठीक है, और एनर्जी वाले पिरामिड में, एनर्जी वाले पिरामिड में तो सिर्फ अपराइट पिरामिड ही होगा, यानी सीधा ही पिरामिड होगा। यानी बेस पर ज़्यादा एनर्जी, फिर धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी एनर्जी वाले पिरामिड में तो जो धीरे धीरे ये डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज का तो कोई चांस ही नहीं है। नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड में तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाएगा तो वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, लेकिन एनर्जी वाले केस में तो इंक्रीज होगा ही नहीं, ओनली डिक्रीज होगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका हर हाल से इनकरेक्ट है दोस्तों। तो 13th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के रिस्पेक्ट में दोस्तों इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में दोस्तों जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो अपराइट ही होता है। ठीक है, यानी कि नीचे जो है बेस में ज़्यादा नंबर्स होते हैं, फिर धीरे धीरे नंबर्स जो है वो घटते चले जाते हैं। ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, ग्रासलैंड लैंड इकोसिस्टम में एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो इन्वर्टेड नहीं होता दोस्तों, पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, ग्रासलैंड में क्या होगा दोस्तों, सबसे बेस पर क्या होगा, ग्रास होगा। उसके बाद उसको खाने वाले ये होंगे, मान लीजिए डियर होंगे। ठीक है, उसके बाद उसको खाने वाले होंगे लायन। यही हो गया पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब देखिए, नंबर्स अगर देखा जाए तो ग्रास का नंबर्स डियर से ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर डियर का नंबर ग्रास से कम होगा। ठीक है, लायन का नंबर क्या होगा, डियर से भी कम होगा। लायन का नंबर डियर से भी कम होगा। यही तो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यह इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ मिल रहा है, ये तो इरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये इरेक्ट पिरामिड है नंबर का, ना कि इन्वर्टेड। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर नहीं मिलेगा, इरेक्ट अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर मिलेगा। तो दूसरा आपका गलत है। तीसरा देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में दोस्तों इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास मिलता है। बिल्कुल, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। अब देखिए, जैसे ओशियन में अगर बायोमास की बात की जाए तो जैसे जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन जो है वो आ जाएंगे आपके इसमें टॉप पे, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, तो इनका बायोमास कम ही होता है। लेकिन आप धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चल जाएगा, वेल के पास चला जाएगा, वेल। और वेल का बायोमास कितना बड़ा होता है। तो इसी तरीके से ये दोस्तों जो बायोमास जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो बायोमास पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड होगा, यानी बेस पे कम बायोमास रहेगा और टॉप पे धीरे धीरे आपका क्या होगा, बायोमास बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सी भी करेक्ट है। डी देखिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है एन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दोस्तों जो आपका बायोमास का जो ये है
पिरामिड है वो अपराइट ही होगा, क्योंकि देखिए अगर घास का ओवरऑल बायोमास भी देखिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा ही रहेगा, नंबर तो ज़्यादा रहेगा ही, लेकिन ओवरऑल बायोमास भी घास का ज़्यादा रहेगा, डियर का बायोमास कम रहेगा, लायन का बायोमास उससे भी कम रहेगा, ठीक है। तो डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, तो बी ही हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये आपको मैं एकदम बता दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पिरामिड्स और इनके टाइप्स को ना सिर्फ समझना, ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है आपको। तो पहले तो आप इसको पढ़ करके आइए और यहाँ पर आंसर मारिए टकाटक, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के रिस्पेक्ट में दोस्तों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पहला पढ़िए। प्रेजेंस ऑफ हायर अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ट्राइब्स लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स इन हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। सबसे पहले तो ये समझिए, जो हाई लैटिट्यूड्स पर क्या होता है, हाई लैटिट्यूड पर ये सॉरी हाई एल्टीट्यूड पर होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड पर होता है प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है एयर में वो भी कम हो जाता है। तो अगर बॉडी को अच्छे से फंक्शन करना है तो उसको हाईली इफिशिएंट बनाना होगा विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी और ऑक्सीजन का यूज किसके द्वारा इंश्योर किया जाता है, आरबीसी के द्वारा, आरबीसी के द्वारा। तो अगर जो पॉपुलेशन आपके हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय में रह रही है उसके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा जो है वो एक तो बढ़ गई है और इफिशिएंट हो गई है, इस चीज़ को ही बोला जाता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो यस ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा और भी टाइप के एडेप्टेशन होते हैं दोस्तों, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, जैसे कि कोई प्लांट है जो डेजर्ट एरिया में रह रही है, तो उसका लीफ जो होता है, लीफ एक तो कांटे के जैसा हो जाता है, उसके ऊपर वैक्स जमा हो जाता है ताकि वाटर लॉस बिल्कुल कम हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। फिर एक टाइप का बिहेवियरल एडेप्टेशन भी होता है दोस्तों, जैसे कि कोई एनिमल या एनिमल जो है वो अलग अलग सीजन में माइग्रेट कर जाती है। अगर कोई एरिया में मान लीजिए विंटर सीजन में रहना पॉसिबल नहीं है तो विंटर सीजन में वो वहाँ से हट करके दूसरे जगह पर चली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए द एक्वायर्ड इफेक्ट्स ऑफ एडेप्टेशन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको ऐसा लग सकता है कि एक्वायर्ड एडेप्टेशन कैसे पास ऑन करेगा, लेकिन दोस्तों एडेप्टेशन का मतलब ही है वो चीज़ जिसको कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जा सके। मान लीजिए आपने अपने बॉडी में कोई ऐसा बदलाव लाया जो कि आप अगले जनरेशन तक नहीं पास कर सकते, तो उसको एडेप्टेशन नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन। मान लीजिए गर्म इन्वायरमेंट में आप रहने लगे और गर्म इन्वायरमेंट में रहने के लायक बन गए, लेकिन ये जो गुण है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगले जनरेशन तक पास नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। बट अगर आप सेम ट्रेट को अगले जनरेशन तक पास ऑन कर पा रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज एडेप्टेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का अर्थ ही है कि वो अगले जनरेशन तक पास होगा ही, ठीक है। तो देख लीजिए एक्वायर्ड इफेक्ट्स हो या नॉन एक्वायर्ड इफेक्ट्स ऑफ एडेप्टेशन हो, वो अगले जनरेशन तक तो क्या होगा, पास होगा ही, तभी उसको एडेप्टेशन बोला जा रहा है, अदरवाइज उसको क्या बोला जाएगा, एक्लिमेटाइजेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका करेक्ट है। 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, इकोलॉजिकल नीड्स के रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स को देखिए। इकोलॉजिकल नीड्स इज द फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम, बिल्कुल यही इसका डेफिनेशन है दोस्तों। जो कोई स्पीसीज एक फंक्शनल पर्टिकुलर फंक्शनल रोल प्ले करता हो और उस इकोसिस्टम में उसका जो पर्टिकुलर पोजीशन हो, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हैज़ एन इनवर्स रिलेशन विथ नीश डाइवर्सिटी। दोस्तों अगर एक एनिमल है या फिर एक इकोसिस्टम में बहुत सारे जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। अब मान लीजिए सबका अपना अपना चॉइस है कि मैं इसी चॉइस में रह सकता हूँ, ठीक है, इसी चॉइस में रह सकता हूँ, बी का मेरा है इसी चॉइस में रह सकता हूँ, सी का भी है मैं एक पर्टिकुलर चॉइस में ही रह सकता हूँ, ठीक है। तब तो फिर देखिए अगर ये चॉइस इसको नहीं मिला तो ए तो समाप्त हो जाएगा, उस तरह से बी को ये पर्टिकुलर चॉइस नहीं मिला तो बी समाप्त हो जाएगा,
और अगर ऐसे समाप्त होते रहा तो इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हर स्पीसीज जो है इसमें उसका जो नीश हो वो डाइवर्स हो, यानी मैं यहाँ तो रह सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं यहाँ भी रह सकता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि ये इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप समझिए कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हैज एन इनवर्स रिलेशन विथ नीश डाइवर्सिटी, तो ये गलत है ना दोस्तों। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हैज ए डायरेक्ट रिलेशन विथ नीश डाइवर्सिटी, यानी जितना नीश डाइवर्सिटी आपकी है, नीश आपकी जितनी डाइवर्स है उतना ही आपके स्टेबल होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द इकोलॉजिकल नीश ऑफ ए डोमिनेंट स्पीसीज इज ब्रॉडर एंड मोर एक्सटेंसिव कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लेस डोमिनेंट स्पीसीज। बिल्कुल, स्पीसीज डोमिनेंट है इसका अर्थ ही क्या है कि वो जो है वो डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में रह सकता है, यानी उसकी नीश जो है वो डाइवर्स है। तो इकोलॉजिकल नीश ऑफ ए डोमिनेंट स्पीसीज इज ब्रॉडर डाइवर्स। ठीक है, लेकिन जो लेस डोमिनेंट स्पीसीज है उसकी जो इकोलॉजिकल नीश है वो दोस्तों उतनी ब्रॉड नहीं होगी, वो नैरो होगी, मतलब एकदम स्पेशल इसी टाइप के इन्वायरमेंट में वो रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, इसीलिए तो वो लेस डोमिनेंट स्पीसीज है। ठीक है, तो यस, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ऊपर मैं आपको बता ही था। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ठीक है, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। इस तरह से आपको याद रखना है। एनीवेज, तो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नहीं, पॉपुलेशन का डिफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोग, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, जो कि इंटरब्रीडिंग कर पाए, यानी आपस में वो लोग मतलब सेक्स वगैरह करके रिप्रोड्यूस कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर कुछ 5 बंदर रह रहे हैं और 3 मान लीजिए ह्यूमंस रह रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ का पॉपुलेशन जो है 8 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग अलग से सेपरेटली बंदर का पॉपुलेशन काउंट करेंगे और अलग से सेपरेटली ह्यूमन का पॉपुलेशन काउंट करेंगे। ठीक है, ये लोग इकोसिस्टम में, कम्युनिटी में पार्ट हो सकते हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा हो सकता है, बट ये एक पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदर और ह्यूमन मिलकर के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बंदर ह्यूमन का एक बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, इंटरब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉपुलेशन में काउंट होने के लिए। ठीक है, सेम स्पीसीज में काउंट होने के लिए भी और सेम पॉपुलेशन में काउंट होने के लिए भी इंटरब्रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, a biosphere is the collection of a particular ecosystem while biome is the collection of all the biospheres। ठीक है, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा देखिए, जैसे देखिए ये अर्थ है, अर्थ में यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, मतलब ये सेम टाइप की इकोसिस्टम है। ठीक है, ग्रासलैंड वो भी ट्रॉपिकल, ये भी से ग्रासलैंड ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड ट्रॉपिकल, तो ये तो अलग अलग जगह पर है, इसलिए इसको इकोसिस्टम बोल रहे हैं। पूरे अर्थ के में कंबाइंड इसको हम लोग बोलेंगे बायोम। इसको एक टाइप का क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड बायोम बोल देंगे, ग्रासलैंड बायोम बोल देंगे। यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन को बोलेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, लेकिन पूरे अर्थ के ग्रासलैंड इकोसिस्टम को कंबाइंड करके बोलेंगे बायोम। यही बात समझ गए? ठीक है, लेकिन पूरे अर्थ में सिर्फ ग्रासलैंड टाइप के बायोम नहीं होंगे, और भी टाइप के बायोम होंगे, तो सारे सब टाइप के ऑल टू ऑल टाइप के बायोम्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, या फिर ऑल टाइप सारे के सारे इकोसिस्टम्स को ऐड कर दीजिए, क्योंकि बायोम किससे बन रहे हैं, इकोसिस्टम से बन रहे हैं। तो आप सारे के सारे इकोसिस्टम्स ऐड कर दीजिए, या फिर इकोसिस्टम्स को ऐड करके पहले अलग अलग बायोम्स बना लीजिए और फिर सारे बायोम्स को ऐड कर दीजिए, और उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, बायोस्फीयर। उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सबसे बड़ा यूनिट है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, गलत। बायोस्फीयर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम, while biome is the collection of all the biospheres। नहीं, बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बायोम्स, या फिर बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम। दूसरा इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, बायोम एंड इकोसिस्टम बोथ आर अफेक्टेड बाय, बायोम एंड इकोसिस्टम बोथ आर अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। जो बायोम होता है आपको एकदम याद रखना है इसको, बायोम इज इफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, लेकिन इकोसिस्टम को जरूरी नहीं है कि वो लैटिट्यूड से इम्पैक्ट हो ही। यानी एक खास टाइप की इकोसिस्टम आपको अलग अलग लैटिट्यूड में भी मिल सकती है। ठीक है, एक खास टाइप की इकोसिस्टम आपको अलग अलग लैटिट्यूड में भी मिल सकती है। ठीक है, तो बायोम इज इफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, इज इम्पैक्टेड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, बट इकोसिस्टम इज नॉट मैंडेटरली इम्पैक्टेड बाय लैटिट्यूड। ऐसे आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपके इनकरेक्ट हैं। तो 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए 18th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में देखिए। इकोसिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल, इस जो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। सारे इकोसिस्टम्स जो हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। हालांकि ये कैपेबिलिटी भी लिमिटेड होती है, धीरे धीरे उस इकोसिस्टम को आप बहुत थ्रेट करेगा तो वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर देंगे, फिर लूज कर देंगे, और वही सारे इकोसिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर क्या दे रहे हैं, लोड दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बट जो उनकी अपनी कैपेबिलिटी होती है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, होम्योस्टैसिस बोला जाता है, और उनके पास अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, इकोसिस्टम्स फंक्शनल एट्रीब्यूट्स कीप्स द कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर। बिल्कुल, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर के द्वारा ही दोस्तों इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स सही से काम करते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से, बायोटिक और एबायोटिक सारे फैक्टर्स है वो सही से काम करते हैं, क्योंकि उनके फंक्शन सही से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपको करेक्ट है। तीसरा देखिए, हेट्रोट्रॉफ्स प्ले अ वाइटल रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। दोस्तों हेट्रोट्रॉफ कोई रोल प्ले नहीं, मतलब कोई वाइटल रोल प्ले नहीं करता है ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए दोस्तों जो रोल प्ले करते हैं उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। याद रखिएगा, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, फंगी वगैरह, सैप्रोट्रॉप्स, या इसको माइक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, आपका जो भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसको पूरा ब्रेक करके उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि प्लांट्स वगैरह फिर से उसको दोबारा यूज करके क्या कर सके, फूड वगैरह बना पाएँ। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ हो गए हम लोग, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए जो काम कर रहे हैं वो डिकम्पोजर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जो होता है इकोसिस्टम में वो डिकम्पोजर्स के द्वारा होता है, ये बात आपको याद रखना है। डिकम्पोजर्स जैसे सैप्रोट्रॉप्स या फिर माइक्रो कंज्यूमर्स जैसे कि आपका फंगाई। ठीक है, फंजी जो भी बोलना है बोलिए। 18th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन 19th देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल। देखिए दोस्तों, जियो केमिकल साइकिल होता है, जैसे आपका वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। तो ये साइकिल्स को दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये सब है गैसियस साइकिल्स। फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल्स ये सब है आपका सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़िएगा इसको वैसे, और क्योंकि इसका जो स्टॉक होता है ना, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल का स्टॉक होता है सॉलिड, इसीलिए इसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। और वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है लिक्विड या गैस में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनका जो मेन स्टॉक होता है वो गैसियस स्टेज में होता है, जैसे वाटर का वाटर वेपर में, कार्बन का CO2 गैस वगैरह में। ठीक है, तो ये है, इसीलिए इसको गैसियस साइकिल बोलते हैं। खैर, तो फॉस्फोरस साइकिल क्या है, ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, इसका शुरुआत होता है फॉस्फोरस साइकिल का, जो फॉस्फोरस वाली स्टोन्स हैं उनके सेडिमेंटेशन से ही फॉस्फोरस साइकिल का शुरुआत होता है कहीं ना कहीं। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड एंड्स अप इनटू प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल। बिल्कुल, फॉस्फोरस साइकिल वो अर्थ क्रस्ट से स्टार्ट होता है, वहाँ से ब्रेक होता है, उसको प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर उसको एनिमल्स खा लेते हैं, फिर वो एनिमल्स मर जाते हैं, और या फिर क्या हो जाते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं,
उस एक्सक्रीटेड मटेरियल को या डेड मटेरियल को जो डिकम्पोजर्स हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं और लास्ट में एक इसका पार्ट बन जाता है, सॉइल का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो दूसरा भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस वेस्ड अवे ड्यूरिंग द फार्म टू टेबल प्रोसेस लीड्स टू सीवियर यूट्रोफिकेशन। बिल्कुल, फॉस्फोरस एक टाइप का क्या है, न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट है। तो ये जब न्यूट्रिएंट वेस्ट होता है, ये न्यूट्रिएंट जब वेस्ट होता है तो ये कहाँ चला जाता है, पानी वाले सोर्सेस में, जैसे कि लेक में। तो लेक में जब बहुत सारा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया जैसे कि फॉस्फोरस, तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी पानी के घास वगैरह हैं या जो भी वहाँ के वीड्स हैं पानी के, वो सब का संख्या अचानक से क्या हो जाता है, बूम हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी है नहीं। ठीक है, तो बूम हो जाता है दोस्तों। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। हालांकि ये मत सोचिएगा कि ये हम मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ही है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। खैर, तो अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस वेस्ड अवे ड्यूरिंग द फार्म टू टेबल प्रोसेस लीड्स टू सीवियर यूट्रोफिकेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़िएगा आप यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आप कमेंट में करके बताइएगा। तो 19th का डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यूट्रोफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सुपोषण, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नाम है इसका सुपोषण, लेकिन इसका कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन से लेना देना कुछ नहीं है, यानी ये उसका अपोजिट नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के रिस्पेक्ट में इन स्टेटमेंट्स को देखिए। पहला है, सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर वो डेवलप ये करते हैं। अब जनरली हम लोग जब पिरामिड बनाते हैं तो सबसे पहले ग्रास, ठीक है, उसके ऊपर डियर, उसके ऊपर लायन, तो ये सब क्या है, तब लिविंग है। अब आप ये मत बोलिएगा सर लायन तो डियर को मार के खाता है, तो वो गलत, वो अलग बात हुआ। लेकिन ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर लायन डिपेंडेंट नहीं है, तो ये डेड एंड डिकेइंग पर जो डिपेंडेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ये जनरली इकोलॉजिकल पिरामिड्स में काउंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों आपके फंगस, ठीक है, या जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं वो सब। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि दोस्तों लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, आप सोचिए कि लैंड इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है कि अपराइट होता है। तो बेसिकली ये अपराइट होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होगा, आपका होगा घास का, ग्रास का। ठीक है, ग्रास का जो अमाउंट है, अगर आप पूरा ग्रास इकोसिस्टम में सारा ग्रास को उखाड़ दीजिए, ठीक है, उसको वजन करिए। ठीक है, हालांकि ड्राई वेट उसका लेना होता है, बट ठीक है, आप उसको वजन करिए। और सारे हिरन को मार दीजिए, उसका वजन करिए। तो सारे हिरन को मार करके जो उसका वजन करेंगे तो वो सारे घास के वजन से कम आएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर सारे शेर को मार करके उसका वजन कर, आप बिना मारे भी वजन कर सकते हैं दोस्तों, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरे शेर को जिंदा रखकर भी आप उसका वजन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको खा जाएंगे फिर तो फिर वजन नहीं होगा। लेकिन आपको पता चलेगा कि ओवरऑल सारे शेरों का जो वजन है वो सारे हिरण के वजन से क्या है, कम है। तो कहीं ना कहीं बायोमास आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इन्वर्टेड पिरामिड नहीं है, ये अपराइट पिरामिड है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये गलत है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हमेशा जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में नंबर्स बढ़ सकते हैं, बायोमास बढ़ सकता है, बायोमास घट भी सकता है, नंबर्स घट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ओनली घटेगा, ना कि बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 ओनली। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब दोस्तों 21 क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए क्योंकि ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। जैसे यहाँ पर इकोटोन है और यहाँ पर पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ इकोक्लाइन है, इकोलॉजिकल नीस है और यहाँ एज इफेक्ट है। और आपको मैच करना है ए बी सी डी को 1 2 3 4 से। 1 है जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। ठीक है, 2 है अ जोन ऑफ जंक्शन और ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम्स। 3 है दोस्तों आपका चेंजेज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटाट्स। चौथा है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ए स्पीसीज विथ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो आपको ये मैच करके बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। आई होप आप इसको आसानी से कर लेंगे।
एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन तो फिनिश होता है, बट दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में अभी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, आप रेगुलरली बने रहिए। मैं आपसे यही बोलूँगा कि सब्जेक्ट को पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर MCQ सॉल्व करिए। इस तरीके से दोस्तों आपका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।